हम पढ़ने की प्रक्रिया के विभिन्न सोपानों का अनुमान कैसे लगा सकते हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पढ़ने की प्रक्रिया का जो सोपान है, जैसे जिसको अध्याय हम लोग कहते हैं ना, तो अध्याय 1, अध्याय 2, अध्याय 3, चरण 1, चरण 2, चरण 3, जैसे स्टेप बाय स्टेप जो हम लोग पढ़ते हैं, तो प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण आप लोग पढ़ते भी हो या घंटी के हिसाब से पढ़ते हो। प्रथम घंटी, द्वितीय घंटी, तृतीय घंटी, चतुर्थ घंटी। तो यह अलग अलग सोपान के आधार पर पढ़ाई को बांटा जाता है। अब पढ़ाई का जो बांटने की जो प्रक्रिया है, उसको चरण के हिसाब से जब देखते हैं, तो प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण, चतुर्थ चरण, है ना। तो हम जब किसी भी विषय वस्तु को पढ़ते हैं, तो पढ़ने के से पहले सबसे पहले किसी तथ्य की भूमिका को पढ़ते हैं। भूमिका का मतलब समझ रहे हो ना। अब जिस विषय वस्तु को आप पढ़ रहे हो, उसकी भूमिका क्या है, उसे क्या समझते हैं। हाँ, भूमिका, उसके बाद उसका उद्देश्य, उसका महत्व, अब उसके विभिन्न, हाँ, और तब उसके बाद उसके उदाहरण को देखते हैं। तो जो प्रक्रियात्मक जो उपलब्धि होती है, जिसे आप पढ़ते हो, जिसे आप समझते हो, तो पढ़ने और समझने की जो प्रक्रिया है, वह चरणबद्ध होती है, जिसे सोपानबद्ध। प्रथम सोपान, द्वितीय सोपान, तृतीय सोपान, चतुर्थ सोपान। तो हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि अध्याय का स्वरूप सोपान से हम लगा लेते हैं। तो अध्याय का स्वरूप जब हम सोपान से लगाते हैं, तो किसी भी तथ्य को पढ़ने के लिए सबका जो प्रकरण होता है, अब जैसे प्रथम अध्याय में आप जो पढ़ते हो, उसका कुछ बात अलग होगा, पता ही है। हर अध्याय में एक प्रकार का बात होता है, तो हर अध्याय में एक प्रकार का पाठ नहीं होता है। एक अध्याय में एक प्रकार का पाठ होता है, फिर दूसरे अध्याय में दूसरे प्रकार का होता है, तीसरे अध्याय में तीसरे प्रकार का होता है, चौथे अध्याय में चौथे प्रकार का होता है। यानी अध्याय वाई अध्याय जो होता है, उसका पाठ अलग अलग होता है। इसे आप समझ सकते हो, जान सकते हो। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि अध्याय की जो आधारशिला है, उसके प्रकरण के आधार पर उसको विस्तार पूर्वक, कभी कभी ऐसा होता है कि जिस विषय वस्तु को पढ़ाया जाता है, तो वह अध्याय के बीच में होता है। आप किसी भी विषय को जब पढ़ोगे, तो उसका पुनरावृत्ति, उसका पुनः सोपान, उसका पुनः विस्थापन। ठीक है, बहुत अच्छा है। बउआ फर्स्ट कर गया। मेरी बच्ची आज फर्स्ट कर गई। मैट्रिक का रिजल्ट निकल गया, पता है आप लोग को? हाँ, निकल गया। हमारी बच्ची फर्स्ट की है, अभी हमको प्रणाम करने आई थी। चलो, तो अच्छी बात है, अच्छी बात है, खुशी की बात है। तो हम विभिन्न सोपानों को जब देखते हैं, प्रक्रियात्मक पहलुओं को देखते हैं, तो उसमें जैसे सोपान का वर्णन कहाँ आया है जानते हो? कभी रामचरितमानस उठाकर देखना। प्रथम सोपान, द्वितीय सोपान, तृतीय सोपान, चतुर्थ सोपान, पंचम सोपान। सुंदरकांड कभी अगर पढ़ोगे, तो तुमको समझ में आएगा कि जो कांड जो है, उसके आधार पर उसको सोपान बनाया गया। तो सोपान का मतलब है ठहराव। सोपान का मतलब क्या है? ठहराव। ठहराव जानते हो? जब किसी भी
तथ्य को आप पढ़ते हो तो उसको रुकने की प्रक्रिया होती है। अध्याय का जब अंत होता है तो उसमें जो उदाहरण दिए जाते हैं उसकी प्रकरण की जो प्रक्रिया का गुणबोधन कराया जाता है, समझाया जाता है, तो उसके प्रथम द्वितीय तृतीय स्टेप में, चरण में उसे बताया भी जाता है। कल आप लोग कहाँ चले गए थे? हम तो मतलब हाजिरी बनाने के लिए भी हमको अपने खुद ही करना पड़ा। तो हाँ, बहुत चलिए। तो भी हाँ ठीक है। तो पढ़ने की प्रक्रिया को जब अध्याय के साथ पढ़ते हैं तो एक अध्याय जब तक समाप्त नहीं होगा तब तक आप दूसरा अध्याय पढ़ते हैं? नहीं ना पढ़ते हैं। पूरा अध्याय को पढ़ने के बाद फिर उसको समझते हैं। अगर खुद समझ में नहीं आए तो शिक्षकों से पूछते हैं और उसके बाद उसका प्रश्न उत्तर होता है और सभी प्रश्नों का सटीक उत्तर भी समझना पड़ता है। सोपान का जो प्रक्रिया है वह उन अध्याय के समावेशित जितने भी तथ्य होते हैं उन सभी को सूक्ष्म रूप से अध्याय में समझाया जाता है, बताया जाता है, ताकि बच्चे उस अध्याय के मूल परक उद्देश्यों को अच्छी तरह समझकर और अच्छी तरह उसे बता सके, समझा सके। मैं आपको यह भी कहना चाहूँगा कि जब तक तथ्ययुक्त तथ्य परक आप किसी भी विषय वस्तु का समावेश समुचित तरीके से नहीं करेंगे तब तक उस स्थिति को आप ठीक ढंग से न समझ सकते हैं और ना ही समझा सकते हैं। मैं आपको एक बात पहले से भी बता चुका हूँ कि जब आप किसी बात को समझ लेते हो तो उस बात को आपको समझाने में कतई भी दिक्कत नहीं होता है। थोड़ी भी दिक्कत होती है, जिसको आप समझ लेते हो उसको समझाने में दिक्कत होगी? कहीं नहीं ना होगी। लेकिन जिस बात को आप नहीं समझोगे उसे तो आपको पढ़ना पड़ेगा, और पढ़ना पड़ेगा। तो आपसे अगर पूछा जाए कि रश्मि रथी के पहले सर्ग में क्या लिखा हुआ है, द्वितीय सर्ग में क्या लिखा हुआ है, तृतीय सर्ग में क्या लिखा हुआ है, तो आप रश्मि रथी को सबसे पहले जानोगे तब ना उसके सर्ग के बारे में जानोगे। तो वही चीज अध्याय के बारे में भी समाशिष्ट होता है, और वह समाशिष्ट जो उदाहरण है वह विशेष रूप से उन सभी बातों को समझाने बताने के लिए प्रयुक्त होता है जिसे हम समझ सकते हैं और बता सकते हैं। एक बात आप लोगों को बहुत सूक्ष्म रूप से समझना जरूरी है। जब हम किसी तथ्य को उदाहरण स्वरूप बताते हैं, जैसे बहुत से अध्याय हैं, बहुत सी परिकल्पना है जिसको विषयक रूप देने के लिए विषय के स्थान पर उसे समष्टि करने के लिए हम उसे विभिन्न प्रकार से छोटे छोटे रूप में उसे प्रक्रियात्मक, मूल तथ्यात्मक
परिवेशों को समझाकर समायोजन कराते हैं, जिससे उस वस्तु स्थिति का ज्ञान, प्रभाव युक्त तथ्य उसके सामने प्रयुक्त हो जाता है और उसे समझाने और बताने में हम समर्थ हो जाते हैं। तो सामर्थ्य के अनुसार किसी भी तथ्य को बताते हुए, समझाते हुए उन विभिन्न प्रक्रियाओं को, विभिन्न योजनाओं को, विभिन्न परिस्थितियों को यह समझ लेते हैं, समझा लेते हैं कि जब उसको समझाते हैं तो हम उसे बताने में, उसे समझाने में हम थोड़ा भी संकोच नहीं करते हैं और उसे बताने के लिए हम अत्यंत प्रवाहित होकर किसका उसमें है कि ना, देखो तो जिस तथ्य को आप समझाते हैं, जिस तथ्य को आप बताते हैं, उस तथ्य को समझाने और बताने के लिए हम किसी भी प्रकार का कोई ठोस निर्णय लेकर ही उसे समझाने का प्रयत्न करते हैं, जिससे समष्टि का जो समाधान है, समस्याओं का समाधान है, उससे हम निकालते हैं, निकालने की कोशिश करते हैं। विभिन्न विषयों को हम जब देखते हैं, हम हिंदी भाषा में किसी भी विषय को पढ़ सकते हैं, किसी भी विषय को समझ सकते हैं, लेकिन तब ही पढ़ और समझ सकते हैं कि उस विषय वस्तु को हिंदी भाषा में अनुवाद किया हो या किसी भी भाषा में हो, उसको अनुवाद करने वाले जो गुरु हैं, गुरुजन हैं, उस भाषा को, उस विषय को अच्छी तरह समझते हैं, जिस विषय में, जिस भाषा में उस बात को रखी गई है, समझाई गई। तो समझाए गए तथ्य, समझाए गए विषय, समझाए गए उन मूल तथ्य को जब भाषा का त्वरित विश्लेषण करता है, भाषा के रूप में करता है, तो उन तथ्यों का विमोचन भी उसके आधार से अलग अलग रूप, अलग अलग संकेत, अलग अलग परिणाम उद्घोषित होते हैं और उसे समझकर शिक्षक अपने बच्चों को उचित ज्ञान देते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि जिस पाठ्य पुस्तक में जिस विषय वस्तु को बताई जाती है, हो सकता है उसमें मूल तथ्य हो लेकिन पूरा का पूरा बात ना हो। ऐसा भी होता है कि किसी विषय वस्तु में जो पढ़ाया जाता है, विषय वस्तु के आधार पर उसके पाठ का जो सहगामी प्रक्रिया है, जिसमें पाठ्य पुस्तक का जो लेसन है और पाठ में दी हुई जो सारगर्भित विभिन्न तथ्य हैं, वह मूल परक हैं लेकिन पूर्ण रूप से नहीं है। तब क्या होता है? तब तो गुरुजी को फिर से बताना पड़ता है, जी यह कैसे हुआ, इसका क्या हुआ, इसका अर्थ क्या हुआ, इसका विश्लेषण क्या हुआ, इसका संदर्भित क्या हुआ, इसका व्याख्यान क्या हुआ। तो उन सबों को समझाने के लिए, उन सबों को बतलाने के लिए गुरुजन द्वारा हमेशा प्रयासरत रहकर यह समझाया जाता है, यह बताया जाता है कि इन तथ्यों को हम ऐसे समझा सकते हैं, ऐसे बता सकते हैं, ऐसे इसका विश्लेषण कर सकते हैं। आप इस चीज को खूब अच्छी तरह समझ रहे होंगे, जान रहे होंगे कि जिन जिन तथ्यों का समावेश
परिभाषित रूप से उद्घोषित होता है तो उसे समझाने और समझने के लिए प्रत्येक बच्चे तो एक जगह बैठे रहते हैं, सुनते रहते हैं, उसे पढ़ते रहते हैं, लेकिन जब समझने की बात आती है, समझाने की बात आती है, तो उन तथ्य, उन मूल परक विषय को समझने, समझाने और बताने के लिए क्या किया जाता है? अत्यंत समावेशित प्रतिभूतियां का आधार क्या करता है? विश्लेषित करता है। तो विश्लेषित करने का मतलब यह है कि बच्चे समझते कुछ और हैं और पढ़ाई कुछ और हो रही है। यानी कभी कभी आपको ऐसा भी लग रहा है कि जिस विषय वस्तु को आप पढ़ा रहे हो, जिस विषय वस्तु को आप समझा रहे हो, उस विषय वस्तु को बच्चे आपके बताए हुए तथ्य को ठीक ढंग से समझ नहीं रहे हैं और ना ही ठीक ढंग से समझा रहे हैं, जिसका सीधा सीधा यह स्पष्ट मूल परक उद्देश्य यह होता है कि उन तथ्यों का विश्लेषण, संश्लेषण बोधात्मक रीतियों से न होकर संश्लेषात्मक स्थितियों से होता है और उसे बच्चे समझकर उस तथ्य को ठीक ढंग से बोधपरक नहीं बना पाते हैं। यानी उसको समझते हैं, लेकिन फिर जब उसको समझाने के लिए कहा जाएगा तो वह समझा नहीं पाते हैं। इसका मतलब है कि पढ़ने की प्रक्रिया है, वह प्रक्रिया उसके मन मस्तिष्क में ठीक ढंग से नहीं जा रहा है और उसे ठीक ढंग से नहीं समझ पा रहा है। इस चीज को आप बहुत अच्छी तरह समझ गए। अब एक चीज और समझ लीजिए, जो पढ़ने की प्रक्रिया शिक्षकों के द्वारा जो बताई जाती है, वह प्रक्रिया बच्चों के मन मस्तिष्क में जो चरणात्मक दृष्टिकोण, अध्यायगत दृष्टिकोण तथा स्टेप बाय स्टेप, चरण बाय चरण अगर उसको ठीक ढंग से नहीं समझाया जाए तो अब एक ही बार 5वां स्टेज पर पहुंच जाइए तो फर्स्ट और सेकंड, थर्ड, फोर्थ स्टेज तो उसको समझ में नहीं आएगा। इसलिए यह हमेशा होना चाहिए कि शुरू से किसी भी विषय वस्तु को ठीक ढंग से बताया और समझाया जाए तो बच्चे उसे समझने में थोड़ा भी देरी नहीं करेंगे। अब इसका सीधा सीधा असर, सीधा सीधा लाभ यह होता है कि बच्चे अगर ठीक ढंग से समझ लाएं तो उसको बताने के लिए, उसको समझाने के लिए बच्चे मूल तथ्य को आसानी से समझ लेते हैं और उसे समझाने में भी उसे दिक्कत नहीं होती है। इस बात को आप लोग समझ गए। अब मैं आपको फिर दूसरा बता देता हूँ कि जो विभिन्न सोपान का जो अनुमान है, जैसे अब बच्चे को अगर फर्स्ट स्टेज समझा दिया जाए, सेकेंड स्टेज समझा दिया जाए, तो थर्ड फोर्थ स्टेज पर पहुँचते पहुँचते बच्चे खुद समझना शुरू कर देते हैं और उसका मूल जो तथ्य है वह शुरुआती ज्ञान को बढ़ावा देता है और शुरुआती ज्ञान उसका पूर्ण रूप से प्रखरता पूर्वक जब आगे बढ़ता है तो बीच का भी जो रास्ता है, बीच का भी बात जो है वह भी बच्चे आसानी से ग्रहण करने लगते हैं, जिसका सुखद और सुलभ परिणाम यह होता है कि उस तथ्य को बच्चे समझने में देरी नहीं करते और कम समय में अधिक विषय वस्तु को, अधिक बातों को आसानी से समझ लेते हैं और शिक्षकों के द्वारा पूछे गए उन सभी तथ्यों को वह आसानी से जवाब भी दे देते हैं और समझा भी देते हैं। तो आज हम लोगों ने पढ़ने की प्रक्रिया के विभिन्न सोपानों का अनुमान विस्तार पूर्वक अध्ययन किया, विस्तार पूर्वक समझा और मैं यह समझता हूँ कि आप लोग भी समझ गए होंगे और अपने छात्रों को, छात्राओं को भी इस प्रक्रिया से अगर पढ़ाएंगे तो बच्चे का जो ज्ञान का विस्तार है वह गुणात्मक दृष्टिकोण से होगा और उससे बच्चे सफल करेंगे। धन्यवाद। और भी कुछ पूछना है
आप पूछ सकते हैं।